प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं विषय हिंदी NIOS कक्षा 10वीं। सबसे पहले हिंदी विषय में दिए गए पाठ्यक्रम को समझते हैं कि आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं और उनसे पूछे गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हम समझते हैं। यह है पाठ्यक्रम का वर्गीकरण। आपकी हिंदी पुस्तक में पाठों की कुल संख्या 22 है, जिनमें से 40% भाग को TMA में बांटा गया है और सार्वजनिक परीक्षा में 60%, यानी कि TMA में आने वाले पाठों की संख्या 8 और सार्वजनिक परीक्षा यानी पब्लिक एग्जामिनेशन में पूछे जाने वालों की संख्या 14 रहेगी। लेकिन पब्लिक एग्ज़ाम में इन TMA में आने वाले पाठों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये पाठ दिए गए हैं, इन्हें आप अच्छी तरीके से पढ़ लें और समझ लें। अब पढ़ते हैं पाठों का नाम, उनकी विधा और लेखक या कवि का नाम। पाठ 1 बहादुर, यह एक कहानी है और इसके लेखक हैं अमरकांत। पाठ 2 दोहे, ये एक कविता है, पद्य में है। इसमें कवि हैं कबीर, रहीम और वृंद के दिए गए दोहे हैं। पाठ नंबर 3 है गिल्लू, यह एक रेखा चित्र है और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। आह्वान, ये कविता है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी हुई। पाठ 5 रॉबर्ट नर्सिंग होम है, यह एक रिपोर्टाज है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, भारत की ये बहादुर बेटियां, यह एक फीचर है। पाठ 7 है आज़ादी, कविता। मूल लेखक हैं इसके बालचंद्रन चुल्लिकाड और अनुवाद हिंदी में अनुवाद किया है असद जेदिन। पाठ 8 चंद्रगहना से लौटती बेर, कविता है केदारनाथ अग्रवाल की। पाठ 9 है अखबार की दुनिया, यह एक गद्य है। पढ़ें कैसे, पाठ 10, यह भी एक गद्य विधा में है। सार कैसे लिखें, यह एक लेखन है। इसमें समझाया गया है कि सार कैसे लिखें, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है सार लेखन। पाठ 12 इसे जगाओ, यह एक कविता है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी हुई। पाठ 13 सुखी राजकुमार, यह एक कहानी है ऑस्कर वाइल्ड की। पाठ 14 बूढ़ी पृथ्वी का दुख, यह एक कविता है निर्मला पुतुल। पुस्तक 2, आपकी पुस्तक दूसरी में पाठ जो दिए गए हैं वो हैं। पाठ 15 अंधेर नगरी, यह एक नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा हुआ। पाठ 16 अपना पराया, यह एक वैज्ञानिक लेख है। पाठ 17 बीती विभावरी जागरी, विभावरी यानी रात को, बीती विभावरी जागरी, ये एक कविता है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी। पाठ 18 नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक ललित निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा। पाठ 19 शतरंज के खिलाड़ी, कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। 20वां पाठ उनको प्रणाम, ये एक कविता है नागार्जुन की। पाठ 21 पत्र कैसे लिखें, यह लेखन है। और पाठ 22 निबंध कैसे लिखें, यह भी एक लेखन है। आपने समझा कि आपकी दोनों पुस्तकों में पाठों की संख्या 22 है। पुस्तक 1 में 14 पाठ दिए गए हैं और पुस्तक 2 में 15 में से लेकर के 22वें पाठ तक दिए गए पाठ हैं। NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी, पाठ 1 बहादुर, इसके महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं। पाठ 1 बहादुर। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत हैं। इस कहानी की जो मुख्य पात्र हैं वह हैं बहादुर, वाचक, निर्मला और किशोर। बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष है। बहादुर एक नेपाली लड़का था जिसका बाप युद्ध में मारा गया था। एक दिन बहादुर ने चराने ले गया भैंस को बहुत मारा। फिर माँ ने बहादुर की दुगनी पिटाई कर दी।
इस पर बहादुर चोरी चुपके घर पहुंचकर माँ के रखे हुए रुपयों में से 2 रुपये निकालकर 9 2 11 हो गया। वाचक का साला बहादुर को लेकर आता है। बहादुर घर के सारे काम करने लगा। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। निर्मला उन दिनों कुछ बीमार भी रहती थी। बहादुर कहता, माताजी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? बहादुर कहता, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। बहादुर कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें आदि से खेलता, फिर धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता। वाचक का लड़का किशोर बहादुर से अपने सारा काम करवाता था। कहता, देख वे, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। एक दिन किशोर ने बहादुर को मारा क्योंकि उसने उसका काम करने से मना कर दिया। निर्मला रोटियां खुद बनाती थी। एक दिन पड़ोसिन के कहने पर बहादुर के लिए रोटियां बनाना बंद कर देती है। अब निर्मला भी उसे मारने लगी। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। रिश्तेदार की पत्नी बोली, 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे थे, पर वे मिल नहीं रहे हैं। उनका शक बहादुर पर था, इसलिए बार बार पूछने पर मना करता रहा कि मैंने नहीं लिया बाबूजी। वाचक ने बहादुर के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2 4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं नहीं करता रहा। इन सब घटनाओं के बाद बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। कोई भी सामान नहीं ले गया। कहानी में वाचक मध्य वर्गीय परिवार से हैं। इस तरह से इस कहानी के आपने महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ करके कहानी को समझा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, जैसे प्रश्न 1, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। यह वाक्य किसका है? यह वाक्य है बहादुर का। महीन खाने से नौकरों की आदत बिगड़ जाती है। यह बात निर्मला से पड़ोसिन ने कही। अब कुछ महत्वपूर्ण व्याकरण के पॉइंट्स हैं कि जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों की त्यों लिए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे स्वच्छ, काल्पनिक, ग्रह, भ्राता, दायित्व, वातावरण, अनुमान आदि। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में आकर स्वरूप बदल जाता है तद्भव कहलाते हैं, जैसे आँखें, पुराना, आंसू, घर, भाई आदि शब्द। तो तद्भव कौन से शब्द कहलाते हैं? जो संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में आकर स्वरूप बदल जाता है। वे शब्द जो लोक में उत्पन्न और प्रयुक्त होते हैं देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे मलकाना, खटना, पुलई, बंसखट, तीता, चकैत आदि जो इस पाठ में आए हुए हैं। वे शब्द जो अन्य भाषाओं से आए होते हैं आगत शब्द कहलाते हैं या विदेशज शब्द कहलाते हैं, जैसे हिदायतें, फरमाइश, तकलीफ, अफसोस, बस, साइकिल आदि। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ नंबर 2 के महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं। इस पाठ में कबीर, रहीम और वृंद के दोहे हैं। कबीरदास ने अपने दोहों में गुरु को अत्यधिक महत्व दिया है। कबीर ने बताया है कि आदमी की पहचान उसके घर खानदान से, उसके वर्ण और जाति से नहीं, बल्कि उसके आचरण, उसके व्यवहार और चाल चलन से होती है। हमें अपनी आलोचना से घबराना नहीं चाहिए और ना ही उसका बुरा मानना चाहिए, बल्कि उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।
कबीर ने कुम्हार और घड़े के माध्यम से गुरु और शिष्य के संबंध को आसानी से समझाया है। अच्छा गुरु कमियों को दूर करता है। हमें ज्ञान के साथ साथ अपने व्यवहार और चरित्र को भी श्रेष्ठ बनाना चाहिए। कबीर ने जल की तुलना धन से की है। कबीर ने धन की आवश्यकता को नकारा नहीं है, उसकी अधिकता को हानिकारक बताया है। रहीम कहते हैं कि पावस अर्थात वर्षा ऋतु के आने पर कोयल अपने मन में यह विचार करके मौन साध लेती है कि अब तो मेंढक वक्ता हो गए हैं। दादुर का अर्थ मेंढक और कोयल का अर्थ कोयल है। अब दादुर वक्ता भय में कवि का आशय है कि मूर्ख मंच पर आ गए हैं। ज्ञान की बातें करना वहीं अच्छा होता है जहां उनको सुनने समझने वाले हों। अभ्यास करते करते यानी निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानवान बन जाता है। आँखों से मनुष्य के मन के भावों का पता चल जाता है। आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। कबीर के, रहीम और विरंद के सभी दोहों को आप अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ नंबर 2 से पढ़ेंगे। धन्यवाद। गिल्लू पाठ एक रेखा चित्र है। यह रेखा चित्र एक छोटे से प्राणी गिलहरी की याद में लिखा गया है। गिल्लू एक संस्मरण रेखा चित्र है। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। लघु प्राण शब्द का प्रयोग गिल्लू के लिए किया गया है। लेखिका गिल्लू को अपने कमरे में उसका जीवन बचाने के लिए लाई। एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं: ग्रीष्म, पावस, शरद, शिशिर, हेमंत और वसंत ऋतु। लेखिका गिल्लू यानी गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो कौवों की चोंच से घायल हो गया था, अपने कमरे में लेकर आई। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। 3-4 मास में उसके स्निग्ध यानी चिकने रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आँखें सबको विस्मित यानी आश्चर्यचकित करने लगी। गिल्लू का प्रिय खाद्य खाने की वस्तु काजू था। गिल्लू लेखिका के साथ अच्छे से घुल मिल कर रहने लगा। लेखिका मोटर दुर्घटना से घायल होकर अस्पताल में रही तो गिल्लू ने अपना प्रिय भोजन काजू खाना भी कम कर दिया था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। वह लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता था। वह लेखिका के बालों को अपने पंजों से सहलाता था। अंत समय में वह लेखिका की उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। उसके पंजे ठंडे हो गए। वह हमेशा के लिए सो गया। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई। पाठ को ध्यान से पढ़ें। महत्वपूर्ण बिंदु। पाठ 4 आह्वान। आह्वान कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। यह कविता सन 1912 के आसपास तब लिखी गई थी जब हमारा देश गुलाम था। उद्यम या प्रयास करने से ही किसी कार्य में सफलता मिलती है, केवल इच्छा रखने या सपने देखने से नहीं। कवि ने आलसी लोगों को पौरुष का पाठ पढ़ने के लिए कहा है। जो भाग्य के भरोसे रहता है उसे भाग्यवादी कहते हैं। कर्म स्वस्थ, चुस्त और सतर्क बनाता है। जो कर्म है वह स्वस्थ, चुस्त और सतर्क बनाता है। कर्म कठिनाइयों से मुक्ति दिलाता है। जो लोग कभी पीछे थे वे कठिन परिश्रम करके आगे बढ़ गए हैं। पश्चिम के लोग परिश्रम के बल पर ही हर क्षेत्र में विकास कर सके हैं। परिश्रम ना करने पर यदि हम असफल हुए तो इसके लिए हम स्वयं दोषी हैं। कर्म रूपी तेल के बिना भाग्य रूपी दीप नहीं जल सकता। मूर्ति बनाने की अपेक्षा सांचा बनाने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। असफलता के लिए भाग्य को दोषी नहीं मानना चाहिए। भारत
अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ पर अनेक धर्मों, संप्रदायों और जातियों के लोग रहते हैं। कवि देशवासियों का आह्वान कर उनसे एकता की आशा करता है। कवि उद्यम यानी परिश्रम अर्थात प्रयास की भी आशा करता है। कवि कहता है कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो परिश्रमी तथा कर्मशील होते हैं। उद्यम अर्थात प्रयास से ही सफलता प्राप्त होती है। कवि ने परिश्रम या कर्म के महत्व को दीपक और तेल के माध्यम से समझाया है। उपमेय पर जब उपमान का आरोप कर दिया जाए तो रूपक अलंकार होता है, जैसे मुख रूपी चंद्रमा। उपमेय और उपमान का एक रूप वर्णन यहाँ होता है। पाठ में पंक्ति है कि पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। यहाँ पर रूपक अलंकार है। आह्वान कविता भारत भारती नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। महत्वपूर्ण बिंदुओं में आज पढ़ते हैं पाठ 5 रॉबर्ट नर्सिंग होम में। रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, ये याद कर लें। इस पाठ में सुखी मानवता के लिए महिलाओं का योगदान अविस्मरणीय है, ये समझाया गया है। इन महिलाओं ने देश, भाषा, धर्म, संप्रदाय आदि की दीवारों को ढा दिया। अपने मानवीय व्यवहार व आचरण से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। मनुष्य के आपसी संबंध मानवीयता के आधार पर होने चाहिए, किसी देश, धर्म, जाति या रंग के आधार पर नहीं। इस पाठ में मदर टेरेसा, मदर मार्गरेट व सिस्टर क्रिस हेल्ड का समर्पण एवं सेवा भाव समानुभूति का अद्भुत उदाहरण है। हम विश्व में कहीं भी रहकर रचनात्मक और मानवीय कार्य कर सकते हैं। निस्वार्थ भाव से सदैव कर्मरत रहने की प्रेरणा मिलती है। इस पाठ में इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम का उल्लेख है। फ्रांस देश की मदर टेरेसा थी, जर्मनी देश की क्रिस्ट हेल्ड थी। दोनों ही यहाँ एक साथ एक कर्म, एक ध्येय लिए मानव सेवा में लीन थी। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने, यानी लेखक कह रहा है, एक जादू की पुड़िया देखी। वो थी होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट, काम यो की मशीन मात माने। ये तो थे इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आज पढ़ते हैं पाठ 6 के महत्वपूर्ण बिंदु। पाठ 6 है भारत की बहादुर बेटियां। यह एक फीचर है। भारत की ये बहादुर बेटियां एक फीचर है जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंची महिलाओं पर लिखा गया है। नारियों में अदम्य शक्ति छिपी है। कल्पना चावला, बचेंद्री पाल जैसी बहादुर बेटियों की जीवन कथाएं सभी को प्रेरित करेंगी। नारी शक्ति की दृष्टि से भारत किसी भी देश से पीछे नहीं है। इन्हीं बातों को इस फीचर में 2 नारियों के माध्यम से बताया गया है। सबसे पहली है कल्पना चावला, अंतरिक्ष में पहली भारतीय महिला। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल शहर में हुआ। उनकी पढ़ाई शहर के स्कूल में शुरू हुई। जब कल्पना 11वीं कक्षा में पढ़ती थी तब उन्होंने अपनी परियोजना में मंगल ग्रह को दर्शाया था। चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वैमानिकी को अपना विषय चुना। 1982 में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर कल्पना अमेरिका चली गई। वहां टेक्सास विश्वविद्यालय एरोनोस्पेस इंजीनियरिंग में एमएस की डिग्री ली। कोलरोड विश्वविद्यालय से 1988 में एरोस्पेस में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया मिशन के लिए कल्पना को विशेषज्ञ बनाया गया। कल्पना चावला का पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को शुरू हुआ। तब तत्कालिक प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल ने उनसे बात करके उन्हें बधाई दी। 16 जनवरी 2003 को कल्पना एक बार फिर अमेरिका के अंतरिक्ष यान कोलंबिया से अंतरिक्ष में गई
वहाँ 16 दिन में 80 प्रयोग किए गए। 1 फरवरी 2003 को यह अभियान दल पृथ्वी पर लौट रहा था। तब इस दल का यान भयानक विस्फोट के साथ नष्ट हो गया। इस अभियान दल के बाकी 7 साथियों के साथ अंतरिक्ष की यह बेटी अंतरिक्ष में ही खो गई। भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी स्मृति में घोषणा की कि अंतरिक्ष यान मैटसैट का नाम कल्पना 1 रखा जाएगा। ये थी कल्पना चावला। अब पढ़ते हैं बचेंद्री पाल। पहली महिला एवरेस्ट विजेता बचेंद्री पाल। कौन है? पहली महिला एवरेस्ट विजेता है बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल का जन्म 1954 में हुआ। 5 संतानों में बचेंद्री तीसरी संतान है। बचेंद्री को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। 8वीं पास करने के बाद पिता ने उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर दिया। तब उन्होंने सिलाई का काम सीखा। सिलाई का काम सीखने के बाद वो सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। संस्कृत से एमए तथा बीएड की उपाधि प्राप्त की। बचेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने के अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखा। बचेंद्री ने कालानाग पर्वत और गंगोत्री ग्लेशियर तथा रूडगेरा की चढ़ाई की। बचेंद्री को एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव 23 मई 1984 को प्राप्त हुआ। उस समय उनके साथ पर्वतारोही अंग दौड़जी भी थे। अगर व्यक्ति में आत्मविश्वास, लगन, साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो अभाव या अन्य कोई भी कठिनाई उनका रास्ता नहीं रोक सकती। आपने इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु हम आज पढ़ेंगे पाठ 7 आज़ादी। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन्हें याद कर लें, अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कर लें। पाठ 7 आज़ादी। इस कविता के कवि बालचंद्रन चुल्लिकाड है और हिंदी अनुवाद असद जेदी ने किया है। यह कविता मूल रूप से मलयालम भाषा में लिखी गई है। आज़ादी केवल राजनीतिक नहीं होती, इसके अनेक संदर्भ और अर्थ हैं। आज़ादी को बनाए रखने के लिए कर्तव्य अथवा कर्म के महत्व को भी जानना होगा। काम धाम से छुटकारा पाना आज़ादी का लक्ष्य नहीं है कि आप काम धाम से छुटकारा मिल गया तो यही आज़ादी है, नहीं। इस कविता में दर्जी और शागिर्द के बहाने आज़ादी के सही मायने बताए गए हैं। कविता का आरंभ काम से थके शागिर्द की जिज्ञासा से होता है। शागिर्द ने दर्जी से अपनी ओर से कई संदर्भों का वर्णन करके आज़ादी का अर्थ जानना चाहा, क्योंकि शागिर्द के मन में यह बात आ रही थी कि आज़ादी क्या है, तो उन्होंने कई उदाहरण से ये जानने का प्रयास किया कि आज़ादी क्या है। शागिर्द दर्जी से पूछता है कि क्या कर्म से मुक्ति ही आज़ादी है या आज़ादी कुछ और है। शागिर्द के सवाल को दर्जी ने ध्यानपूर्वक सुना। उसने अपने अनुभवों के आधार पर बताया कि मूलभूत अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति आज़ादी है, यानी कि जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं अगर उनकी पूर्ति हो जाए तो वही आज़ादी है। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण द्वारा ये भी समझाया है कि दर्जी कहते हैं कि आज़ादी का मतलब भूखे को खाना, अगर कोई भूखा व्यक्ति है उसको खाना मिल जाए तो वह उसके लिए आज़ादी है। प्यासे को अगर पानी मिल जाए तो वह उसके लिए आज़ादी है। ठंड से पीड़ित के लिए राहत पहुंचाने वाले ऊनी कपड़े और थके मांदे के लिए अगर बिस्तर मिल जाए है, वही क्या है? आज़ादी है। आप इन्हें याद कर लें। आज़ादी कवि के लिए शब्द है, तो कवि के लिए क्या है? आज़ादी शब्द है। आज़ादी एक अभिव्यक्ति है जिसका माध्यम शब्द होता है, शब्द है। शिकारी के लिए तीर, तन्हाई के मारे के लिए महफिल आज़ादी है। डरे हुए के लिए पनाह यानी बचाव आज़ादी है, अर्थात भय से मुक्त होना भी आज़ादी है। अज्ञानी के लिए ज्ञान प्राप्ति ही आज़ादी है। तो इसमें जो उस्ताद यानी कि दर्जी है वो शागिर्द के लिए आज़ादी का अर्थ समझा रहा है कि आज़ादी क्या है। ज्ञान को कर्म में बदलने वाले को ही कर्मठ कहा जाता है। तो कर्मठ किसे कहा जाता है? जो ज्ञान को कर्म में बदल दे। कर्मठ को बलिदान, त्याग ही आज़ादी प्रतीत होता है।
कवि ने ज्ञान, कर्म और त्याग को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। आज़ादी का अर्थ केवल अधिकारों को भोगना नहीं, बल्कि समाज तथा देश के प्रति कर्तव्य निभाना भी है। शागिर्द को दर्जी के द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्टि मिल गई। उसकी जिज्ञासा शांत हुई कि आज़ादी कर्म करने का नाम है। वह अपने कार्य करने की ओर प्रेरित हुआ और सुई में धागा पिरोने लगा। ये तो थी आज़ादी कविता। अब थोड़ा विशेष पढ़ लेते हैं जो पाठ में आए हैं। कविता में अरबी, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। जैसे उस्ताद, दर्जी, शागिर्द, तन्हाई, पनाह आदि शब्द क्या है, फारसी मूल के हैं, फारसी भाषा के हैं। मुसाफिर, महफिल शब्द अरबी भाषा के हैं। लैंप पोस्ट शब्द अंग्रेजी भाषा का है। चमकीली नोक में चमकीली, अनंत कपड़ों में अनंत, गतिमान पहिए में गतिमान, नन्हा सा बछड़ा इसमें नन्हा सा आदि में विशेषणों का सुंदर प्रयोग हुआ। तो ये सब क्या है, विशेषण हैं, विशेषताएं बता रहे हैं। अब पढ़ते हैं शब्द निर्माण। शब्द निर्माण का कार्य उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के माध्यम से किया जाता है। आपको अलग से उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास भी पढ़ाए जाएंगे। यहाँ इनका संक्षिप्त विवरण पढ़िए। उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उन्हें कहते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं और अर्थ को बदल देते हैं। जैसे हार शब्द के पहले उप लगकर उपहार बन जाता है। प्र प्लस हार में प्रहार बनता है। आ प्लस हार, हार में आ लगने से आहार, हार में वी लगने से विहार। अन प्लस अंत, इससे बनता है अनंत शब्द। अति प्लस अंत, अति और अंत से बनता है अत्यंत। प्रति और उत्तर से बनता है प्रत्युत्तर। और अनुशासन, अनुशासन शब्द बनता है। अनुशासन में अनु उपसर्ग है। तो ये तो थे उपसर्ग। अब है प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है और अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे मूर्ख प्लस ता, मूर्खता। वर्ष प्लस एक, वार्षिक। गति प्लस मान, गतिमान। सप्ताह प्लस एक, साप्ताहिक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा एक चैनल है जिस पर आप पढ़ रहे हैं, ये भी है, और साथ में जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी है। इस नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। संधि। अब पढ़ते हैं संधि। दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। जैसे सूर्य प्लस उदय, यहाँ पर वर्ण, सूर्य में आ और उदय का उ, तो ओ होता है सूर्य उदय। विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए आपको अलग से टॉपिक पढ़ाया जाएगा। इति प्लस आदि में इत्यादि। विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। पुस्तक प्लस आल्य, पुस्तकालय। ये तो थी संधि। जो प्लस के नज़दीक नज़दीक वर्ण हैं, अक्षर हैं, उनमें संधि हो रही है। समास। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जो शब्द हैं उनका जब मेल होता है तो उनको समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, यहाँ पर 1 2 3 4 4 शब्द हैं। रसोई के लिए घर, रसोई घर। पीला है अंबर जिसका, पीतांबर। माता और पिता, माता पिता। रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी। सुख और दुख, सुख दुख। अपना और पराया, अपना पराया। दाएं और बाएं, दाएं बाएं। ये तो थे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। पाठ 8 चंद्रगेना से लौटती बेर पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं। यह एक कविता है। इस पाठ के कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल है। कवि चंद्रगेना नामक स्थान से लौटते हुए निर्जन खेतों में उसने प्रकृति के मोहक दृश्यों के अनेक दृश्य देखे हैं। तो चंद्रगेना क्या है? एक स्थान है। उन सभी का वर्णन इस कविता में किया गया है। सबसे पहले चने के खेत की मेड़ पर बैठे कवि ने हरे चने के गुलाबी फूल को खिले हुए होने के कारण मुरेठा बांधे, यानी मुरेठा यानी साफा बांधे, और पीली सरसों के फूल खिले होने के कारण उसके हाथ पीले होने और विवाह मंडप आदि को सुंदर रूप में चित्रित किया है। साथ में अलसी को दुबली पतली लड़की और हठीली बताया है, क्योंकि वह बीच खेत में होती है। उसके नीले फूल होते हैं, इसलिए नीले फूले फूल को शीश पर चढ़ाकर कवि ने कहा है।
तो कविता के पहले भाग में आप पढ़ते हैं, 2 भाग में उसको बांटा गया है। पहले भाग में जिस दृश्य का वर्णन किया गया वह है चने का खेत, सरसों यानी चने का, सरसों का और अलसी का। आगे कवि कहते हैं कि प्रकृति माँ के रूप में अपने आंचल की छाया प्रदान कर रही है। इस प्रकार ग्रामीण स्थान पर प्रेम ही प्रेम दृष्टिगोचर हो रहा है। तो यहाँ पर ग्रामीण इलाके का स्थान का वर्णन किया गया है जहाँ पे प्रेम ही प्रेम होता है। फागुन फाग गा रहा है, फागुन का महीना है, फाग यानी होली पर गाए जाने वाला गीत को फाग कहते हैं। तो फागुन फाग गा रहा है। इस प्रकार के उदाहरणों में मानवीकरण अलंकार होता है, ये भी आप पढ़ेंगे। सरसों सयानी हो गई है, चना मुरेठा बांधे खड़ा है आदि में मानवीकरण अलंकार है। हृदय का दान से अभिप्राय प्यार करना होता है। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, ग्रामीण परिवेश के लिए कहा गया है। गांव के तालाब का भी सुंदर चित्रण है। कई वर्षों के प्यासे पानी पीते पत्थर, नीले तल का पोखर, उसमें लहराती हुई घास, मछली, बगुला सभी प्रतीक रूप में प्रयुक्त होकर कविता को नया अर्थ देते हैं। यह कविता के दूसरे भाग में वर्णन किया गया है, तालाब का वर्णन है। सफ़ेद बगुले को ढोंगी बताकर उसके माध्यम से सफ़ेद पोष व्यक्तियों के ऊपर कटाक्ष किया गया है। वह कैसे अपना शिकार पकड़ता है बतलाया गया है। जिस प्रकार से सफ़ेद बगुला होता है वो ढोंगी होता है, उसी प्रकार से जो सफ़ेद पोष व्यक्ति होते हैं, सज्जन, एक प्रकार से जो दिखते सज्जन हैं लेकिन कार्य उनके बगुला जैसे होते हैं, वो ढोंगी होते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष किया गया है। बगुला शोषक का प्रतीक है। काले माथे वाली चिड़िया चालाक लोगों की प्रतीक है। तो यहाँ पर इन सभी को प्रतीक रूप में बताया गया है। यहाँ पे सफ़ेद पोष व्यक्ति भी प्रतीक किसका है? सफ़ेद बगुले का। ठीक है, काले माथे वाली चिड़िया चालाक लोगों का, बगुला क्या है? शोषक है, जो लोगों का शोषण करता है। चांद गोल खंबा सा पानी के हिलने के कारण लग रहा है। तो जो चांद है वो गोल खंबा सा दिख रहा है, किसके कारण? तालाब का जो पानी है वो हिल रहा है, इस वजह से चांद की जो आकृति है वो गोल ना बन करके एक लंबे गोल खंबे की तरह बन रही है। यह महत्वपूर्ण पाठ, इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु थे। धन्यवाद। आज पढ़ते हैं पाठ 9, अखबार की दुनिया के महत्वपूर्ण बिंदु। इस पाठ में अखबार की दुनिया की जानकारी दी जा रही है। समाचार पत्र अथवा अखबार के अंग समाचार, संपादकीय, फोटो, फीचर, लेख, साक्षात्कार, कार्टून, ग्राफिक्स, विज्ञापन, पत्र, मौसम, बाजार भाव आदि होते हैं। समाचार अखबार का मुख्य आकर्षण होते हैं। समाचार के विषय मुख्यतः होते हैं राजनीतिक, सामाजिक, व्यापार अथवा अर्थ जगत, खेल जगत तथा विविध समाचार। ये 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा स्थानीय। विविध समाचारों के अंतर्गत साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, पर्यावरण, अपराध आदि से संबंधित समाचार आते हैं। समाचारों का चयन उनके महत्व और उपयोगिता के अनुसार किया जाता है। समाचार के अंग मेन हेडिंग, सब हेडिंग, बाईलाइन, समाचार स्रोत, इंट्रो, ब्योरा। समाचार लिखने वाले अथवा प्रस्तुत करने वाले संवाददाता के नाम को बाईलाइन कहते हैं। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है बाईलाइन किसे कहते हैं, तो आपको उत्तर लिख देना है। समाचार किसने प्राप्त किया, कहाँ से प्राप्त किया और कब प्राप्त किया, इनकी जानकारी को समाचार स्रोत कहा जाता है। समाचारों में किसी भी घटना से जुड़े सभी प्रमुख तथ्यों को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। इसकी प्रस्तुति में संवाददाता को अपने विचार व्यक्त करने की छूट नहीं होती। अखबारों में महत्वपूर्ण घटनाएं प्रकाशित की जाती हैं। समाचार तथ्यों पर आधारित होते हैं। समाचार तटस्थ और निष्पक्ष होते हैं। समाचारों पर आधारित संपादक की टिप्पणी को संपादकीय कहते हैं।
इसमें संपादक को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी छूट होती है। अखबारों में प्रकाशित होने वाले फोटो भी एक प्रकार से समाचार का काम करते हैं। ये अपने आप में संपूर्ण समाचार भी होते हैं और समाचारों के पूरक भी। फोटो के नीचे दी गई सूचना को अखबार की भाषा में कैप्शन कहते हैं। फीचर बहुत सारी विधाओं का मिला जुला रूप होता है। इसकी मुख्य विशेषता है सूचना देना। अखबार के 3 काम बताए जाते हैं: सूचना देना, शिक्षा देना और मनोरंजन करना। समाचार मात्र सूचना देते हैं। फीचर हमें सूचना के आधार पर शिक्षित और हमारा मनोरंजन करते हैं। अखबारों में प्राय 2 प्रकार के लेख प्रकाशित किए जाते हैं। एक वे जो समाचारों पर आधारित होते हैं और दूसरे वे जो विविध विषयों पर केंद्रित होते हैं। समाचारों पर आधारित लेख प्राय संपादकीय पृष्ठ पर और विविध विषयों से जुड़े लेख फीचर वाले पृष्ठों पर प्रकाशित किए जाते हैं। किसी विषय पर जानकारी लेने अथवा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके बारे में जानने के लिए की गई बातचीत को साक्षात्कार कहते हैं। अखबारों में मुख्य रूप से 2 प्रकार के व्यंग्य चित्र या कार्टून छपते हैं, एक तो समाचारों पर आधारित और दूसरे शुद्ध मनोरंजन के लिए। अखबार में कार्टून छापने का उद्देश्य मनोरंजन और तीखी टिप्पणी करना होता है। किसी भी उत्पाद अथवा योजना की जानकारी देने के उद्देश्य से सरल और रोचक भाषा में आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने की गई सूचना को विज्ञापन कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि विज्ञापन किसे कहते हैं। विज्ञापन अखबारों की आय का प्रमुख साधन होते हैं। तो अखबारों की आय के प्रमुख साधन कौन होते हैं? विज्ञापन। विज्ञापन कई तरह से पाठकों को लाभ पहुंचाते हैं और उन्हें शिक्षित भी करते हैं। यह लाभ का एक चक्रीय क्रम बनाता है। पाठकों के पत्र अखबारों के लिए दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। बाजार भाव से ग्राहकों को लाभ होता है। इलेक्ट्रॉनिक अखबारों को केवल कंप्यूटर पर इंटरनेट के द्वारा ही पढ़ा जा सकता है। महत्वपूर्ण बिंदु पाठ 10 पढ़ें कैसे को पढ़ते हैं। पठन कौशल को विकसित करने के लिए इसके अनेक चरण हैं। सामग्री को पढ़ने की कला का विकास करने के लिए पढ़ने में रुचि जगानी बहुत आवश्यक है। पठन में गति बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक सामग्री प्रतिदिन पढ़ना और घड़ी रखकर पढ़ना जरूरी है। इससे आप 1 मिनट में पढ़े गए शब्दों की संख्या गिनिए और उन्हें बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अपरिचित या अपठित सामग्री को पढ़ने से पहले उस पर एक दृष्टि डालना आवश्यक है, जिससे उसके शीर्षक, उपशीर्षक, चित्र, आंकड़े आदि का सामान्य बोध हो सके। तत्पश्चात उसे शुरू से अंत तक गंभीरतापूर्वक पढ़ना चाहिए। गद्य पढ़ते समय विचारों के क्रम पर ध्यान देना आवश्यक होता है। इसी प्रकार कविता पढ़ते समय भाव ग्रहण करने के लिए उसे लय के साथ पढ़ना आवश्यक होता है। पढ़ते समय कोई अपरिचित और कठिन शब्द आने पर उसे एक कागज की चिट पर लिख लेना चाहिए और शब्दकोश में उसका अर्थ देखकर याद कर लेना चाहिए। पढ़ना अपनी आदत बना लीजिए, लाभकारी रहेगी। पाठ 11 सार लेखन। सार लेखन में किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई विस्तृत बात को उसका मूल भाव सुरक्षित रखते हुए 1/3 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। तो सार लेखन जब हम लिखते हैं तो जो विस्तृत बात है उसका मूल भाव हमने बदलना नहीं है और उसी को ही ध्यान में रखते हुए 1/3 शब्दों में हमें लिखना होता है सार। इसे फिर से समझते हैं कि किसी दी हुई सामग्री को कम शब्दों में व्यक्त करने की कला को सार लेखन कहते हैं। सार लेखन की उपयोगिता जीवन के कई क्षेत्रों में है। अखबारों में पृष्ठ पर उपलब्ध स्थान के अनुसार समाचार संपादक समाचारों का सार लेखन करता है। आकाशवाणी,
दूरदर्शन में भी चूंकि समय की पाबंदी होती है, इसलिए सार लेखन की ज़रूरत पड़ती है। लेखों पुस्तकों का भी सार लेखन किया जाता है। विस्तृत बात को कम शब्दों में लिखना सार लेखन होता है, ये आप जानते ही हैं। कार्यालयों में पत्रों या फाइलों में सिमटे हुए पत्राचार का सार लेखन करना पड़ता है। सार लेखन के मुख्य चरण ये हैं। मूल सामग्री को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना। तो जो मूल सामग्री दी हुई है उसको हमें सबसे पहले 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ना होगा। फिर मूल बिंदु का चयन करना है, संबंधित बिंदुओं का चयन करना है, मूल और संबंधित बिंदुओं को क्रम से लगाना है, क्रम देना है उनको, और अनावश्यक सामग्री को छोड़ करके 1/3 आकार में सार लेखन लिखना है। सार लेखन में मुहावरों, लोकोक्तियों, कथाओं, अलंकारों, उदाहरणों आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। कोई विशेष शैली नहीं अपनाई जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सरकारी पत्रों का सार लेखन करते समय भी मोटे तौर पर सार लेखन के चरणों का पालन किया जाता है। सार लेखन में कोई बड़ी बात है उसको कम शब्दों में व्यक्त करना, इसके लिए हम इन शब्दों का प्रयोग भी हम करते हैं। हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अभिव्यक्ति में कसावट लाने के लिए अनेक शब्दों अथवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे भले बुरे का विचार न रखने वाला अविवेकी, जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, जिसे कोई जीत ना सके अजय, ऐसे स्थान पर रहना जिसका कोई पता ना पा सके अज्ञातवास कहलाता है। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतियुक्ति होती है। जिसके बिना काम ना चल सके अनिवार्य, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय, जो निंदा के योग्य ना हो अनिंदेय, जिसका विवाह ना हुआ हो अविवाहित, जड़ सहित नष्ट कर देना उन्मूलन, साफ या शुद्ध किया हुआ परिष्कृत। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आप सार लेखन लिखते समय सार लेखन के जो चरण हैं उनका ध्यान रखेंगे। पाठ 12 इसे जगाओ। आप सभी अपनी कॉपी में ये महत्वपूर्ण बिंदु लिख लें और याद करते रहें। सपना वह नहीं होता जो नींद में आए, बल्कि वह होता है जिसे पूरा किए बिना नींद ना आए। कहा भी जाता है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इस कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इस कविता में आदमी को जागरूक बने रहने का संदेश दिया गया है। कवि ने सूरज, हवा और पक्षी इन तीनों को संबोधित किया है। संबोधन का तरीका बड़ा ही आत्मीय है, जैसे भई सूरज, भई पवन, भई पंछी। सपनों में खोए रहने वाले आदमी को वास्तविकता से परिचित कराने की आवश्यकता बताई गई है कि जो व्यक्ति सपनों में खोया रहता है उस आदमी को वास्तविकता से परिचय करवाने की आवश्यकता इस कविता में बताई गई है कि दिशाहीन भटकने की अपेक्षा सोच समझकर प्रयास करने को महत्व दिया गया है। कविता में जो सच से बेखबर हैं जागने के लिए कहा गया है। घबराकर भागने और क्षिप्र यानी कि तेज गति में अंतर बताकर कवि ने समय और अवसर पर सचेत रहने के महत्व को बड़ी सरलता से स्पष्ट किया है। कविता में बातचीत की शैली अपनाई गई है। ये तो थे पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब इस पाठ में कुछ पर्यायवाची शब्द आए हैं जो आपके हिंदी व्याकरण में भी लगते हैं। एक ही अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये ध्यान रखें कि ऐसे शब्द जो एक ही अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे सूरज, सूरज को दिनकर, भास्कर, सूर्य, मार्तंड और दिवाकर कहते हैं। फूल का पर्यायवाची पुष्प, सुमन, कुसुम। पानी, पानी का जल, वारी, अंबु, नीर। कपड़ा,
पट, वस्त्र, चीर। बेटा, बेटा के पर्यायवाची हैं सुत, तनय और पुत्र। आकाश के नभ, गगन, व्योम। पेड़ के पर्यायवाचियों में वृक्ष, द्रुम, विटप। ये तो थे कुछ पाठ में आए हुए पर्यायवाची सब पढ़ रहे हैं। आप अपनी कॉपी और पेन अपने साथ रखें और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखते जाएं। सुखी राजकुमार। सुखी राजकुमार के लेखक ऑस्कर वाइल्ड हैं। ये एक कहानी है, ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है। नगर में उत्तर की ओर एक ऊंचे से स्तंभ पर सुखी राजकुमार की प्रतिमा स्थापित थी। प्रतिमा यानी मूर्ति। मूर्ति पर हल्का स्वर्ण पत्र मंडा था। आँखों के स्थान पर 2 चमकदार नीलम थे। यानी आँखें किसकी बनी थी? नीलम। नीलम लगे हुए थे उन पे। और तलवार की मूठ में एक बड़ा सा लाल जड़ा था। जहाँ से हम हाथ से तलवार को पकड़ते हैं वहाँ पर एक लाल लगा हुआ था, लाल रत्न। एक गोरैया रात को नगर के समीप पहुंची। मैं ठहरूं कहाँ? गोरैया ने सोचा। तो एक गोरैया रात के समय पे नगर के पास आती है, पहुंचती है और कहती है कि मैं ठहरूं कहाँ। वह मूर्ति के पैरों के पास उतर पड़ी। तो वह वहीं पर जहाँ मूर्ति लगी हुई थी वहीं पर आ जाती है और बैठ जाती है। रोते हुए राजकुमार के आंसू गोरैया के ऊपर गिरते हैं। गोरैया ने पूछा, तुम कौन हो? तो गोरैया किससे पूछती है? मूर्ति से, राजकुमार की मूर्ति से पूछती है कि तुम कौन हो। राजकुमार ने कहा, मैं सुखी राजकुमार हूँ। इस तरह से दोनों में बातें होती हैं। गोरैया ने पूछा, फिर तुम क्यों रो रहे हो? राजकुमार ने कहा, जब मैं जीवित था तब मेरा जीवन विलासपूर्ण था। आज जब मैं मर गया हूँ तो मुझे इतने ऊंचे पर स्थापित कर दिया है कि मैं सबका दुख दर्द देख सकता हूँ। यद्यपि मेरा हृदय जस्ते का है फिर भी फटा जा रहा है। इस प्रकार से राजकुमार गोरैया से कहता है कि राजकुमार के कहने पर गोरैया एक स्त्री और उसका बीमार बच्चा के लिए तलवार की मूठ में लगा लाल निकाल कर दे आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजकुमार और गोरैया में बातें होती हैं। राजकुमार परेशान हो जाता है शहर के दुख दर्द को देख करके। तो वह एक स्त्री और उसके बीमार बच्चे को देखता है राजकुमार। तो राजकुमार गोरैया से कहता है कि आप उसकी मदद करके आएं। तो इस तरह से राजकुमार के कहने पर जो गोरैया है वो तलवार में लगा हुआ जो लाल है उसको निकाल करके दे करके आती है। इस प्रकार कहानी आप देख रहे पढ़ते हैं कि गोरैया उड़कर राजकुमार के पास वापस आ गई और उसने उसे सब हाल बताकर कहा, आश्चर्य है, यद्यपि इतनी ठंडक है लेकिन मुझे जरा भी ठंड नहीं लग रही है। इसलिए कि तुमने आज एक भलाई की है, राजकुमार ने कहा। राजकुमार कहता है गोरैया से कि आपको इसलिए ठंड नहीं लग रही है क्योंकि तुमने आज एक भलाई का काम किया है। अच्छा, आज रात को मैं मिस्र देश जाऊंगी, गोरैया ने सोचा। तो गोरैया किस देश से आई थी? मिस्र देश से। यह भी एक प्रश्न बनता है, आपको याद रखना है। इसके बाद एक तरुण कलाकार जो रंगमंच के लिए नया नाटक लिख रहा है। गोरैया सुखी राजकुमार की एक आंख का नीलम निकालकर उसके पास रखकर आ गई। तो राजकुमार के कहने पर गोरैया ने एक तरुण कलाकार की मदद की। इससे पहले एक स्त्री और उसके बीमार बच्चे की मदद की। अब वह तरुण कलाकार की मदद करती है और राजकुमार की आंखें जो नीलम से बनी हुई थी उनमें से एक आंख का नीलम निकाल करके उसके पास रख करके आ जाती है। वह एक मेज पर सिर झुकाए हुए बैठा है और उसके पास एक पात्र में फूल जो हैं वो लगे हुए हैं। ये ध्यान रखना है आपको, कहानी में दिया हुआ है। आगे की गोरैया राजकुमार से अपने मिस्र जाने की बात कहती है। फिर से कहती है कि मैं अब मिस्र देश जाना चाहती हूँ। राजकुमार ने कहा, एक लड़की खड़ी है, उसका सौदा यानी कि सामान, कुछ सामान खरीद के लाई है, वह नाली में गिर गया है और वह रो रही है।
मेरी दूसरी आँख का नीलम निकालकर उसे दे दो तो वह अपने पिता की मार से बच जाएगी, क्योंकि वह जो सामान खरीद के लाई है वह नाली में गिर गया है, तो उसका पिताजी है उसको पीटेगा, मारेगा। तो इस तरह से वो एक लड़की की मदद करती है। अब राजकुमार अंधा हो गया। तो राजकुमार अंधा क्यों हो गया था? क्योंकि राजकुमार के कहने पर गौरैया ने उसकी आँखें में जो नीलम लगा हुआ है उसे निकाल करके मदद की थी। गौरैया ने कहा, अब तुम अंधे हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तो यहाँ पर ये जो संवाद आ रहे हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना कि किसने क्या कहा। गौरैया शहर का हाल राजकुमार को सुनाने लगी, क्योंकि अब राजकुमार अंधा हो गया था तो वह शहर के के लोगों का दुख दर्द नहीं देख सकता था। अब गौरैया शहर का हाल राजकुमार को सुनाने लगती है। राजकुमार के कहने पर सोने से मढ़े राजकुमार की मूर्ति से स्वर्ण पत्र निकालकर निर्धन प्रजा वे बच्चों में बांटती रहती है। कि गौरैया के कहने पर कि जो निर्धन प्रजा है आपके, दुखी हैं, और कुछ बच्चे जो भूखे बैठे हुए हैं, उन सब को वह मूर्ति से स्वर्ण पत्र जो उसकी मूर्ति पर लगे हुए थे उनसे निकाल निकाल करके वो प्रजा में बांटती है। अब राजकुमार बिल्कुल मटमैला और मनहूस दिखने लगा। क्यों? क्योंकि सभी स्वर्ण पत्र उसकी मूर्ति से निकाल लिए गए थे। लेकिन बच्चों के चेहरे पर गुलाबी किरणें झलक आई और वे गलियों में खेलने लगे। क्योंकि गुलाबी किरणें झलक आई क्यों? क्योंकि बच्चों की मदद की थी गौरैया ने राजकुमार के कहने पर। उसके शरीर में जो स्वर्ण पत्र लगे हुए थे उनको निकाल निकाल के वह बच्चों की मदद, जो भूखे प्यासे बच्चे थे जो भीख मांग रहे थे, बैठे हुए थे भूखे प्यासे, उनको दे करके आ जाती है। ये कहानी आपने पढ़ रहे हैं। उसके बाद ओले गिरे और फिर पाला पड़ने लगा। बेचारी नन्ही गौरैया ठंड से मरकर सुखी राजकुमार के पैरों के पास गिर पड़ी। ठंड का मौसम था। किस मौसम की बात हो रही है? ठंड के मौसम की। और गौरैया ठंड से मरकर सुखी राजकुमार के पैरों के पास गिर पड़ती है। दूसरे दिन मेयर अन्य सदस्यों के साथ घूमते हुए उस मूर्ति को हटवाकर अपनी मूर्ति लगवाने की बात करता है। तो मेयर अपने अन्य सभासदों के साथ में वहाँ पर घूमते हुए आता है और मूर्ति को हटवाकर, क्योंकि मूर्ति मटमैली और मनहूस दिखने लगी थी, तो उसे हटवा देता है और उसे हटवाने के बाद में अपनी मूर्ति लगवाने की बात उन सभासदों से करता है। नहीं, मैं समझता हूँ मेरी, हर एक सदस्य ने कहा, और वे बराबर झगड़ते रहे। तो यहाँ पर वो आपस में भी झगड़ते हैं कि मेरी मूर्ति यहाँ लगनी चाहिए, मेरी मूर्ति यहाँ लगनी चाहिए, लेकिन मेयर कहता है मेरी मूर्ति यहाँ लगनी चाहिए। अंत में ईश्वर के देवदूत सुखी राजकुमार के जस्ते का दिल वे गौरैया की लाश को ले जाते हैं। गौरैया को स्वर्ग के पेड़ों की डालों पर स्थान देते हैं। तो ध्यान रखना है कि ईश्वर के देवदूत आते हैं, सुखी राजकुमार के जस्ते का दिल, जो उसका जस्ते का दिल बना हुआ था, और गौरैया की लाश को ले जाते हैं और गौरैया को स्वर्ग के पेड़ों की डालों पर स्थान देते हैं। वह वहाँ पर बैठती है। अब ये तो थी कहानी। अब इसमें कुछ विशेष है कि गौरैया के व्यक्तित्व परिवर्तन से हमें पता चलता है कि अच्छे लोगों की संगत से व्यक्तित्व उदार और अधिक सामाजिक बनता है, कि हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। बाह्य सौंदर्य यानी कि रूप सौंदर्य से आंतरिक सौंदर्य यानी कर्म सौंदर्य अधिक महत्वपूर्ण है। वही हमें श्रेष्ठ मनुष्य बनाता है। तो हमें श्रेष्ठ मनुष्य कौन बनाता है? आंतरिक सौंदर्य यानी कि कर्म सौंदर्य। हमें बाह्य रूप सौंदर्य पर ज़्यादा ध्यान ना दे करके हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गौरैया सुखी राजकुमार के सानिध्य में निस्वार्थ प्रेम सीखती है। तो ये ध्यान रखना है आपको, निस्वार्थ प्रेम, कि बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करना निस्वार्थ प्रेम होता है। ये थे सुखी राजकुमार के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इन्हें आप याद कर लें। धन्यवाद।
पढ़ रहे हैं पाठ 14 बूढ़ी पृथ्वी का दुख के महत्वपूर्ण बिंदु। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लें और याद करें। स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और हरा भरा वातावरण हमारे दिल दिमाग को तरोताज़ा कर देता है। स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और हरा भरा वातावरण हमारे दिल दिमाग को तरोताज़ा कर देता है। सुंदर प्राकृतिक दृश्य हमारे मन को खुशी से भर देते हैं। पेड़, नदी, पहाड़, हवा आदि को मिलाकर पर्यावरण बनता है। मनुष्य इनका उपयोग बड़ी बेरहमी से कर रहा है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवयित्री निर्मला पुतुल हैं। आप याद कर लें इसे। इस कविता के द्वारा पृथ्वी के दुख को व्यक्त किया गया है। आज प्रकृति अपने संरक्षण के लिए हमें पुकार रही है। कवयित्री ने पेड़ के अंगों में मानव अंगों की कल्पना की है। मनुष्य की तरह पेड़ भी भयभीत होते हैं। वे भय से चीखते चिल्लाते हैं। वे भी बचाव के लिए पुकारते हैं। आप जानते ही हैं कि चिपको आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। जो नदियां कभी स्वच्छ पानी को लेकर कल कल करती बहती थी, आज वे गंदे नाले बनकर रह गई हैं। नदियों का मुंह ढांप कर रोना बताया है। यहाँ पर नदियों के घटते पानी, उनमें बढ़ते प्रदूषण को लेकर दुख प्रकट किया गया है। आज स्वार्थी व्यक्ति अपने मवेशी अर्थात पालतू पशुओं को नहलाकर तथा मैले कपड़े धोकर नदियों को गंदा कर रहा है। जो मानव नहीं है उसे मानव के रूप में कल्पित करना मानवीकरण होता है। मानवीकरण है, प्रश्न कई बार पूछा जाता है, मानवीकरण क्या होता है? जो मानव नहीं है उसे मानव के रूप में कल्पित करना मानवीकरण है। कविता में कवयित्री पहाड़ के प्रति मनुष्य के क्रूर व्यवहार की ओर संकेत करती है। विशाल पहाड़ की स्थिरता को देखकर लगता है जैसे वह मौन समाधि में बैठा है। पहाड़ का मौन समाधि लिए भी बैठे रहना मानवीकरण है। कवयित्री ने कहा है कि हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख को सुनकर तो देखो कि वह किस तरह चीख रहा है। प्रदूषित हवा गंभीर रोगों का कारण बनती है। जब फेफड़ों को स्वच्छ वायु नहीं मिलेगी तो उसे भयंकर रोग जैसे टीबी हो जाता है। और खून की उल्टियां होती हैं। वायु प्रदूषण से खुद वायु ही रोगी हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी प्रदूषित क्यों हो रही है और किन कारणों से हो रही है, यह आपको पता होना चाहिए। कवयित्री ने पृथ्वी को बूढ़ी औरत के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसके दुख को प्रकट किया है। साथ ही मनुष्य होने का वास्तविक अर्थ भी बताया है। तो कवयित्री ने पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा है, ये भी यहाँ पर प्रश्न बनता है कि लगातार पृथ्वी प्रदूषित होती जा रही है। इसी कारण से पेड़ों का चीत्कार, नदियों का रोना, मौन समाधि लिए बैठा पहाड़, खून की उल्टी करती हवा में मानवीकरण हुआ है। अतः इनमें मानवीकरण अलंकार है।